हम लोग शूट कर रहे हैं, कन्नौज का राजकीय मेडिकल कॉलेज है, ठीक है जी। आपकी सरकार ने बनवाया गया, बिल्कुल। आपके विकास पुरुष आप कहते हैं अखिलेश जी ने बनवाया जी। इस पे अभी विस्तार से आगे बात करेंगे राजकीय मेडिकल कॉलेज पर। लेकिन इंटरव्यू जैसा हम लोगों का चल रहा था राजनीति के ऊपर, तो अभी जो सवाल है ये कि राजनीति में परिवारवाद का जो आरोप होता है कि राजनीति में परिवारवाद होता है, आपके नेता अखिलेश यादव भी, उन पर भी आरोप लगते हैं वो परिवारवाद से आते हैं। पूर्व आपके प्रत्याशी यहाँ से रहे अनिल पाल, उन पर भी परिवारवाद का आरोप लगता है। राजनीति में परिवारवाद पर आरोप लगाना सही है कि नहीं सही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो आज अमित शाह जी हैं और उनका बेटा कहाँ पर है, राजनाथ सिंह जी हैं, उनका बेटा आज कहाँ पर है, और बाबू कल्याण सिंह जी जो रहे उनके बेटे भी तो भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो जो आज जो परिवारवाद का जो लोग कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी भी तो परिवारवाद है। आज योगी जी जो हैं मुख्यमंत्री हैं, ये क्या है? परिवारवाद ही तो है। तो ये लोग सिर्फ साथ में मिलकर काम करके उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है, और सरकार बनाने के साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। बात हो रही थी जी, 2022 चुनाव की बात हो रही थी, आपके प्रत्याशी रहे अनिल पाल, कैसे नेता हैं, कैसे प्रत्याशी थे, चुनाव हारे, क्या कारण रहे वो तो आपने बताए, लेकिन उनको कैसा नेता मानते हैं अनिल पाल को? नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता है, द खबरनामा देख रहे हैं आप। अपना खास कार्यक्रम संवाद लेकर हम हाजिर हैं। विभिन्न गेस्ट हमारे इस कार्यक्रम में आते रहते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था, हमारे एपिसोड के गेस्ट थे सुब्रत पाठक। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी कन्नौज के जिला अध्यक्ष अंशु पाल। कन्नौज की तिरवा विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की 2027 विधानसभा में समाजवादी पार्टी की टिकट पर। तो आज इनसे करेंगे विस्तार से वार्ता, और संवाद एपिसोड में इनसे जानेंगे इनकी राजनीति का इतिहास, कैसे राजनीति में आए, कितनी राजनीति में सक्रियता है। और आज ये आप इंटरव्यू जो देख रहे हैं, साइकिल पे इंटरव्यू शूट होगा। बहुत कम लोग साइकिल पे इंटरव्यू करते हैं, लेकिन मैंने इनसे इच्छा प्रकट की अंशु जी से कि साइकिल पर इंटरव्यू होना चाहिए। तो आज साइकिल वाला इंटरव्यू का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं मेरे साथ। तो अंशु जी, स्वागत है मेरे कार्यक्रम संवाद में। आज साइकिल वाला इंटरव्यू हम लोग कर रहे हैं, तो आप ये बताइए सबसे पहले आपका मूल स्थान कहाँ है? जैसे कन्नौज की तिरवा विधानसभा से आपकी दावेदारी है चुनाव की, जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? तिरवा विधानसभा से कैसे आपकी दावेदारी? मेरा कन्नौज सदर में गांव पड़ता है जी, ग्राम पदारतपुर। हम पदारतपुर गांव के ही रहने वाले हैं, और हमारी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो कानपुर में हुई। उसके बाद फिर वापस हम कन्नौज में आए और अपनी शिक्षा पूरी की जी। उसके बाद हमारे यहाँ PSM डिग्री कॉलेज है जी, वहाँ से हमने छात्र राजनीति शुरू की जी। और उस छात्र राजनीति में अपने ही एक साथी को चुनाव PSM कॉलेज से लड़ाया था। तो मेरी जो शुरुआत है वो छात्र राजनीति से ही शुरुआत है। छात्र संघ का चुनाव आपने लड़ा? नहीं लड़ा। नहीं, मैं लड़ा नहीं था, लेकिन हमने अपने एक साथी को लड़ाया था। राजनीति में आपकी यात्रा, मतलब जो आपने बताया आपने साथी को चुनाव लड़ाया, लेकिन आपकी दिलचस्पी कैसी जागी? मेरा तो इंटरेस्ट शुरू से ही लोगों के लिए सेवा करना, लोगों का, बड़े नेताओं के पास जाकर हमें मदद करना पड़े, उनसे अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करना पड़े तो हम मदद करते हैं लोगों की, और लास्ट स्टेज तक हम अपनी पूरी ताकत लगाते हैं कि हर वो पीड़ित, गरीब, किसान और नौजवान जो भी मेरे पास आएगा, तो मैं उम्मीद करता हूं उनको सबसे पहले तो उनको हम पानी पिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे, और उसके बाद उनकी समस्या को सुनकर तत्काल उस संबंधित अधिकारी से भी बात करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम चलकर भी लोगों के साथ जाकर उन अधिकारियों से वार्ता करते हैं। ये कार्यक्रम है हमारा संवाद, इसमें हम लोगों से मिलते हैं, आप जैसे राजनीतिक लोगों से भी मिलते हैं। आज आप हमारे मेहमान हैं। आपसे हमने पहले बात की कि साइकिल पे इंटरव्यू होना चाहिए, आपका चुनाव चिन्ह भी साइकिल है, हम लोग साइकिल पे इंटरव्यू कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, साइकिल मेरा चुनाव चिन्ह है, और इससे अच्छा हो ही नहीं सकता है। जब हम अपनी साइकिल पर बैठकर आपसे बात कर रहे हैं तो बहुत ही सुखद पल है ये हमारा, और बहुत ही अच्छा है हमारा साइकिल पर चलना। साइकिल की रैली भी हमने पूरे जनपद में की थी 2022 में। साइकिल चलाते हैं कि आज पहली बार साइकिल चला? नहीं, साइकिल तो शुरुआत से, मैं जब पढ़ने जाता था तो साइकिल से ही, हम स्कूल जब जाते थे तो साइकिल से ही जाते थे अपने विद्यालय। तो साइकिल तो हमारा पुराना
आप साधन है। जीवन शैली में साइकिल का प्रयोग करते हैं व्यायाम करने के लिए या रोजमर्रा की जिंदगी में? सुबह साइकिल चलाते हैं। तो चिन्ह भी है आपका साइकिल, दावेदारी है 2027 में तिरवा विधानसभा से साइकिल पर। बिल्कुल सर। अब ये तो सवाल हो गए चुनाव के, लेकिन अंशु जी आप अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताइए। जैसे कि आपने कहा कि चुनाव लड़ाया अपने साथी को, राजनीति में आ गए, कारण तो कुछ रहा होगा कि हम राजनीति में जाएंगे तो ये करेंगे, इस मुकाम पे जाएंगे तो लोगों की मदद करेंगे। कैसे मतलब एक जुनून आया अंदर से कि अंशु पाल राजनीति में जाएंगे और राजनीति में ये कार्य करके दिखाएंगे? देखिए होता क्या है, जब हम राजनीति में गए तो धीरे धीरे लोग आना शुरू हुए। लोगों को उम्मीद हुई कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो मुझे वहां जाकर मदद मिलेगी या हमें वो किसी न किसी माध्यम से सहायता कराएंगे और हमारी वो मदद करेंगे। तो उन्हीं लोगों ने मुझसे कहा कि भैया अगर आप राजनीति में आ जाएं, आप जैसा व्यक्तित्व, तो मुझे लगता है कुछ अच्छा हो सकता है। तो इसीलिए हमने, अच्छा मेरा जो पुराना पारिवारिक जो हमारा इतिहास है, हमारे दादाजी वो माननीय नेताजी श्री स्वर्गीय जो हमारे श्रद्धेय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी के साथ काम किए। आदरणीय हमारे यहाँ से छोटे सिंह यादव जी सांसद रहा करते थे, उनके साथ उन्होंने काम किया था। पिताजी ने भी नेताजी के साथ काम किया। फिर हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे जो आदर्श हमारे गुरु आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का जो हमारे ऊपर आशीर्वाद हुआ है, तो उन्होंने मुझे जिला अध्यक्ष समाजवादी लोहिया वाहिनी का बनाया। हम उनके जब संपर्क में आए, आदरणीय भाभी श्री डिम्पल यादव जी जब सांसद थी, तो कई जनता के कामों को लेकर मैं अपनी उस समय सांसद जो मेरी थी आदरणीय भाभी जी, उनके पास मैं गया। तो उन्होंने बहुत लोगों की मदद की और मैं प्रभावित हुआ। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाभी का जो योगदान, भाभी से भी हम लोग काफी प्रभावित हुए। तो मेरा पूरा परिवार समाजवादी पार्टी से पुराना जुड़ा था और भैया का और भाभी का जो हमारे साथ में आशीर्वाद रहा, तो इसलिए मुझे हमेशा यही लगता है कि जिस तरह से वो बिना जाति पात बिना भेदभाव के जो काम कर रहे हैं आदरणीय नेता श्री अखिलेश यादव जी, उन्हीं को मैंने अपना आदर्श माना है और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर समाज सेवा कर रहा हूँ। लोगों के दुख सुख में जाता हूँ और लोगों के साथ में दुख को बांटता हूँ, सुख को बांटता हूँ, और जो भी समस्या होती है तो समस्या के लिए उनके लिए अधिकारियों से भी लड़ता हूँ कि इन्हें न्याय मिले। अब तो अंशु जी आपको राजनीति में आपकी दिलचस्पी जागी, आप जा सकते थे भारतीय जनता पार्टी में, बसपा में जा सकते थे, कांग्रेस में जा सकते थे, आपने समाजवादी पार्टी का ही दामन क्यों चुना? नहीं मुझे समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना, अखिलेश जी के साथ काम करना, ऐसे मन में विचार आया कि लगा नहीं अखिलेश जी मेरे मुफीद नेता। किसानों की, गरीबों की, नौजवानों की पार्टी है और जो भारतीय जनता पार्टी है वो उद्योगपतियों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में आम आदमी या किसान आदमी का कोई भी वहां पर वजूद नहीं है, वहां सिर्फ उद्योगपतियों का ही राज है। तो हमारे जो दादा थे वो कह कर गए थे कि आदरणीय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी उस समय सरकार में थे और उन्होंने ये कहा था कि एक नेता आए हैं जो हमेशा किसानों की बात करते हैं। तो मेरे पिताजी से कह कर गए वो कि इनका हमेशा साथ देना, ये हमेशा किसानों की आवाज उठाते हैं, किसानों की मदद करते हैं। समाजवादी पार्टी में जिला अध्यक्ष बना दिया, दूसरी बार भी मौका दिया आपको आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। आपके बॉस हैं अखिलेश यादव, बिल्कुल मेरे नेता हैं। उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा है? आपको लगता है कि वो सबको साथ लेकर चल सकते हैं? उनके अंदर नेतृत्व करने की शैली कैसी? उनसे आपने क्या सीखा, क्या गुण सीखे राजनीति की? सबसे पहले तो मैंने उनके अंदर जो देखा है दूसरों के प्रति सम्मान, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी धर्म के गुरु हों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी धर्म गुरुओं का वो सम्मान करते हैं और सभी धर्म का भी सम्मान करते हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता हैं, आज इस देश की हम बात करते हैं, इतना लोकप्रिय नेता कोई नहीं है जो रोड पर खड़े एक कार्यकर्ता के लिए वो अपनी पूरा काफिला रोक देते हैं। तो मुझे उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे याद है
कि लोकसभा का चुनाव हो चुका था। आदरणीय हमारी सांसद डिम्पल यादव जी थी। हम लोग अरौलकट पर मिले थे। आदरणीय भाभी जी गाड़ी में बैठी थी। तो बाहर के एक बिजनेसमैन आए, उन्होंने कुछ बात की। तो उन्होंने माननीय जो सांसद जी थी हमारी डिम्पल यादव जी, उनका जब नाम लिया तो डिम्पल जी बोलकर नाम लिया। उनका जो संबोधन था कि वो गाड़ी में बैठी हैं डिम्पल जी, उनसे पूछिए क्या हमने नहीं किया है, सारे काम कराए हैं जी। तो मुझे याद है कि सबसे पहले तो वो कितना रिस्पेक्ट करते हैं सभी का। हाँ। तो सबसे ज्यादा जो सीखा है वो ये सीखा है लोगों का सम्मान करना। हाँ। उन्होंने, आपने कई इंटरव्यू में देखा होगा, कोई भी एंकर अगर उनसे सवाल करता है या कोई डिबेट होती है तो बहुत ही मुस्कुरा कर वो लोगों का जवाब देते हैं। ये हमने उनसे सीखा है। अंशु पाल ने राजनीति में आने के बाद लोहिया बहनी के जिलाध्यक्ष बन गए। कैसा मतलब अनुभव रहा? कितनी कठिन होती है राजनीति की डगर? आपको लोहिया बहनी के जिलाध्यक्ष बनने के बाद लगा कि राजनीति में वास्तव में भी मतलब बहुत ज्यादा डर होता है, या कितनी मतलब आपकी पार्टी में आपको संघर्ष करना पड़ता है? अगर आप राजनीति में आए, आपको कोई पार्टी आपको अध्यक्ष बना दे जिले में, तो लगा कि पार्टी में भी संघर्ष करना पड़ता है और राजनीति की डगर भी कठिन होती है? ऐसा देखिए, मैं बताऊं आपको, पार्टी में संघर्ष नहीं करना पड़ता है। पार्टी में आप संघर्ष करेंगे लोगों के लिए तो पार्टी आपको सम्मान देगी। हमने भी सिर्फ वही चुना है, एक रास्ता ऐसा चुना है संघर्ष का। और जब राजनीति करने आए हैं तो संघर्ष स्वाभाविक है। लोगों की मदद करने के लिए, उनके हक और सम्मान के लिए, उनके अधिकार के लिए हमें लड़ना पड़ा लोगों के पास। हमें शासन से, प्रशासन से कई बार ऐसा हुआ कि मुझे उनके लिए जिद करना पड़ा, तब जाकर हम उन्हें न्याय दिला पाए। क्या तो हाँ। पार्टी के अंदर की बात जो आप बोल रहे हैं कि पार्टी में तो संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्योंकि हम काम करने वाले लोग हैं और पार्टी के हर एक नेता ने हमेशा मेरे काम को सराहना किया है, तारीफ की है। और मेरे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने भी कई बार ऐसे संबोधन में आए तो उन्होंने बोला, एक हमारा कार्यकर्ता है अंशु पाल, जो बहुत ही मेहनती है और हमेशा वो काम करता है पार्टी के लिए। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे नेता ने मुझे पहचाना, तो इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और आपके माध्यम से 2024 में पूरी कन्नौज लोकसभा में हर एक मतदाता का हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने विकास पुरुष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को कन्नौज की धरती से इतना वोट दिया कि हर वो समाज, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, यादव, पाल, उर्मी, लोधी, दोहरे, कठेरिया, वाल्मीकि से लेके सैनी और जो भी समाज के हैं, मुझे हर समाज का एक एक वोट मिला है। और हर व्यक्ति ने सपोर्ट किया हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी को। मैं पूरी कन्नौज लोकसभा के लोगों का धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने हर वो जाति धर्म के जो भारतीय जनता पार्टी के जो ठेकेदार थे, उन ठेकेदारों को नकारने का काम किया और अखिलेश जी को चुनने का काम किया। क्या अंशु पाल विधायक बनने का सपना देख रहे हैं? 2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का, अंशु पाल ने तिरवा विधानसभा से टिकट के लिए आवेदन किया समाजवादी पार्टी से, टिकट नहीं मिली। 2027 का चुनाव है, क्या अंशु पाल को उम्मीद है 2027 में वो सपने पूरे होंगे जो 2022 में अधूरे रह गए थे? देखिए, सबसे पहले तो मेरा सपना है 2027 में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना। मेरा सपना है माननीय अखिलेश यादव जी फिर से उत्तर प्रदेश को संभालें। और उसी सपने के साथ अगर वो हमारे नेता उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री होंगे तो अंशु पाल भी कहीं ना कहीं, और जो आज प्रशासन के लोग या जहां पर भी जो लोग बैठे हैं, वो लोग इस बात का उस समय वो जवाब होगा जो आज हमारे लोगों को नकारा जाता है। आज हमारे लोगों की एफआईआर नहीं लिखी जाती है। आज हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। आज हमारे लोगों की जाति बिरादरी देख के जो मुकदमा दर्ज किया जाता है। आज हमारे लोगों को ऊपर घर में चलकर घर को गिराया जाता है, विद्यालयों को गिराया जा रहा है।
सिर्फ जाति को देखकर, तो 2027 में जब सरकार बनेगी तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं लोग। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी में पीडीए को जो लोग अभी मोहरा बनाए हैं, उस पीडीए के लोगों के साथ जो भी इन्होंने गलत बर्ताव किया है उसका भी जवाब भारतीय जनता पार्टी से लिया जाएगा। लोग बोलते हैं अंशु पाल का पूरा फोकस जो है वो तिरवा विधानसभा पर है। अंशु पाल पूरी ताकत के साथ तिरवा में 2027 विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? अंशु पाल वास्तव में सीरियस है तिरवा विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए, या फिर आप सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि टिकट मिल जाए तो चुनाव लड़ लेंगे, नहीं मिलेगी नहीं लड़ेंगे? अंशु पाल क्या सोचते हैं अपने मन से? विधायक बनना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, या सिर्फ एक कोशिश है? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अंशु पाल को जिला अध्यक्ष बनाया है, तो मेरा फोकस पूरे जनपद पर है और जनपद की तीनों सीटें जिताने का जो मेरी जिम्मेदारी है। पार्टी में किसी भी तरह से कोई भी कार्यकर्ता रूठा होगा, कोई भी नेता नाराज होंगे, हम उन सबको मनाने का काम करेंगे, अपने पूरे जनपद की जनता के बीच जाएंगे और तीनों सीटों को जिताने का काम करेंगे। आपको टिकट मिले तब भी आप पूरी ताकत से चुनाव लड़वाएंगे? अगर नहीं मिले आपको पार्टी, आपको टिकट ना दे पार्टी, फिर भी आप चुनाव लड़वाएंगे अपनी पार्टी के? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। अगर वो मुझे टिकट देते हैं तो उनका भी धन्यवाद, और नहीं देते हैं तो भी धन्यवाद। पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, हमेशा लगा हूँ और लगा रहूंगा। लोग शूट कर रहे हैं, कन्नौज का राजकीय मेडिकल कॉलेज है, ठीक है जी, आपकी सरकार में बनवाया गया, बिल्कुल आपके विकास पुरुष आप कहते हैं अखिलेश जी ने बनवाया जी। इस पे अभी विस्तार से आगे बात करेंगे राजकीय मेडिकल कॉलेज पर, लेकिन इंटरव्यू जैसा हम लोगों का चल रहा था राजनीति के ऊपर, तो अभी जो सवाल है ये कि राजनीति में परिवारवाद का जो आरोप होता है कि राजनीति में परिवारवाद होता है, आपके नेता अखिलेश यादव भी, उन पर भी आरोप लगते हैं वो परिवारवाद से आते हैं। पूर्व आपके प्रत्याशी यहाँ से रहे अनिल पाल, उन पर भी परिवारवाद का आरोप लगता है। राजनीति में परिवारवाद पर आरोप लगाना सही है कि नहीं सही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो आज अमित शाह जी हैं और उनका बेटा कहाँ पर, राजनाथ सिंह जी हैं, उनका बेटा आज कहाँ पर है, और बाबू कल्याण सिंह जी जो रहे उनके बेटे भी तो भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो जो आज परिवारवाद का जो लोग कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी भी तो परिवारवाद है। आज योगी जी जो हैं मुख्यमंत्री हैं, ये क्या है? परिवारवाद ही तो है। तो ये लोग सिर्फ ढिंढोरा पीटते हैं परिवारवाद पर, लेकिन काम ये लोग नहीं करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि मोदी जी ने कहा था कि काला धन वापस लाएंगे। आप बताइए क्या काला धन आया? मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छे दिन आए? मोदी जी ने कहा था हवाई जहाज पर चलने वाला, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर चलेगा। मुझे तो याद है कि कोविड के समय लोग इतना परेशान थे, ना ही यहाँ की सुविधाएं अच्छी थी, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी थी, ना ही कोई साधन की व्यवस्था की गई। हवाई जहाज पर चलने वाला जरूर हवाई चप्पल पहनने लगा है। तो ये लोग जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ इनका नारा है। आज देश में आप देख रहे होंगे मणिपुर की घटना, आप देख रहे होंगे, आपको याद होगा जिस तरह से उन्नाव की घटना, आपको याद होगा हाथरस की घटना। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। इस सरकार में किसान कर्ज को लेकर फांसी लगा रहा है। जितने भी छात्र नौजवान हैं वो मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं इनकी हुई जिसमें पेपर आउट हुआ ना हो। सारी परीक्षाएं लीक हुई। उत्तर प्रदेश में हर प्रश्न का उत्तर पहले आ जाता है। ये पेपर लीक सरकार है, इसको हम लीक सरकार बोलेंगे। ये तो आपने राजनीतिक आरोप लगाया, विपक्ष में है तो आप ये आरोप लगाएंगे, ये तो जायज है आपका आरोप लगाना। नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार रही, आप मुझे बताइए कोई भी पेपर आउट हुआ हो? मैं बता रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो हकीकत है और सबूत के साथ भी मैं बता रहा हूँ। ये उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है तो सारे पेपर आउट हो रहे हैं। वो भी आप पर आरोप लगाते हैं कि आपकी सपा सरकार में भी ऐसा होता था, आप भी लगा रहे, और ये तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो गए। नहीं तो वो सिद्ध करें। अच्छा, तो अब तिरवा विधानसभा की जैसे बात हो रही थी, तो आपकी दावेदारी है 2027 में आपकी पार्टी के
2 बार के विधायक रहे माननीय मंत्री जी विजय बहादुर पाल जी। 2012 से 2017 की जो समाजवादी पार्टी की सरकार चली उसमें वो मंत्री रहे जी। मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल कैसा लगा? विजय बहादुर पाल व्यक्तिगत रूप से कैसे नेता थे, कैसे इंसान थे, कैसे समाजवादी पार्टी में उन्होंने कैसा काम किया, खासतौर से तिरवा विधानसभा में जी, क्या कहेंगे उनके बारे में? आपके समाज माननीय मंत्री जी बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति थे। जनपद कन्नौज में पहले एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जमीन से उठकर जमीन पे काम किया, लोगों की मदद की और संघर्ष किया, तब जाके वो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ा और आदरणीय मंत्री जी विधायक के साथ साथ मंत्री भी बने। तो ये उनका संघर्ष का काल रहा है। उन्होंने संघर्ष करके और शिक्षक भी थे, तो आज जो मंत्री जी वो संघर्ष करके वहां तक पहुंचे हैं। और आदरणीय नेताजी का भी धन्यवाद, श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने माननीय मंत्री जी पर भरोसा किया। आपको नहीं लगता कि एक परिवार विजय बहादुर पाल मंत्री रहे, 6 बार उस परिवार को टिकट दे दी अखिलेश जी और मुलायम सिंह यादव ने, जिसमें से 4 बार वो परिवार चुनाव हार जाता है, सिर्फ 2 बार वो चुनाव जीतता है तिरवा विधानसभा में, 1 बार वो मंत्री भी बना दिए जाते हैं। तो आपको नहीं लगता जो स्ट्राइक रेट की जब बात आ जाएगी तो ये लगेगा कि बहुत कम स्ट्राइक रेट है, 2 बार चुनाव हार गए 6 में से? कुछ कारण रहे होंगे उनके चुनाव हारने के, या आपको लगता है कि प्रत्याशी थोड़ा मतलब कमजोर रहता था या कुछ कमियां रह जाती थी? क्या कहेंगे अंशु पाल, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस पर तो मैं यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि हम काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी सारे लोग खुश नहीं रह पाते हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसे रहा कि पार्टी की तरफ से पूरा साथ सहयोग रहा और आदरणीय मंत्री जी भी पूरी तरह से अपने आप में कोई ये नहीं सोचता है कि हम हारे हैं और अपना पूरा बल, अपनी पूरी शक्ति प्रयोग करते हैं। तो मंत्री जी बहुत ही अच्छे नेता थे, लेकिन चुनाव हार गए। हार और जीत एक कारण रहता है राजनीति में, उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे जी। अब अंशु जी, कुछ कारण रहे होंगे। 2022 के चुनाव में भी तिरवा विधानसभा से आपकी पार्टी हार गई, भले मार्जिन कम रह गया, 4000 पे आप आ गए, लेकिन 2022 का अंशु पाल क्या कारण मानते हैं चुनाव हारने का तिरवा विधानसभा से? देखिए, 2022 में आप देख ही रहे थे कि किस तरह से शासन प्रशासन के लोगों ने चुनाव हराया और यहाँ अधिकारियों के साथ साथ पूरा प्रशासन लग गया चुनाव हराने के लिए। वोट को कटवा दिया गया, जाति विशेष लोगों के वोट को कटवा दिया गया और जो फर्जी वोट उन्हें बनवाना था वो फर्जी वोट वहां बनवाए और डलवाए गए। आपको याद होगा एक पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब जी फकीरेपुर गांव में आए थे जी। उस गांव में इन लोगों ने वोट कटवा दिए। जब ये सूचना माननीय अखिलेश यादव जी को दी गई तो वो फकीरेपुर गांव में गए, तो वहां पर लोगों ने अपने आप को बताया कि मैं अभी जिंदा हूं साहब, तब उस पर कार्रवाई की गई। तो ये जो षड्यंत्र के तहत जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो ये षड्यंत्र इनका 2027 में काम नहीं करेगा, क्योंकि धीरे धीरे इनकी पोल खुल गई है। जिस तरह से अभी आपने अयोध्या का चुनाव देखा, भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हम सबके भगवान हैं, हम सबके आदर्श हैं, लेकिन भगवान राम के यहाँ से ये जो कहते थे भगवान राम के नाम पर जो वोट मांगा अयोध्या से, भगवान श्री राम ने उनको नकार दिया। आपने देखा होगा कि ये हर वो मस्जिद को खोदते हैं जिसमें मंदिर ढूंढते हैं। इनका विकास सिर्फ और सिर्फ यही है, किसी भी जनपद को नाम बदल दो या मंदिर या मस्जिद के नीचे से मंदिर निकाल दो। सिर्फ इनका यही एक मुद्दा है और ये मुद्दा जनता जान चुकी है। 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को अच्छी सीटें मिली हैं, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के सम्मान के लिए, संविधान के लिए लोगों ने वोट दिया। आपने देखा होगा लोकसभा संसद के भीतर अमित शाह जी ने जिस तरह से
बाबा साहब के लिए बोला, ये जनता इसका जवाब भी देगी। आपने देखा होगा एक सांसद को वो किस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और उनके ही सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, और जबकि सिर्फ एक साधारण सी बात बोलने पर लोगों को बाहर, सदन से बाहर भी कर दिया जाता है। ये एक ऐसा इस लोकतंत्र की हत्या करते हैं, किसी को बोलने नहीं देते हैं। जब वो देखते हैं कि ये जो सदन में बोल रहे हैं, ये इससे भाजपा की नाकामी को छुपाने के लिए कभी कभी माइक भी बंद कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो हमेशा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, क्या देश, भारत देश मेरा आजाद हुआ, क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का योगदान नहीं था? इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति का ये हिंदुस्तान है, सीधे चलो, सभी का हिंदुस्तान है। लेकिन इनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं, उन्होंने बताया कि जितनी ज्यादा हम मुस्लिम समाज के ऊपर टिप्पणी करेंगे उतना ही हमारा दर्जा बढ़ा दिया जाता है। साथियों, हमें याद है, हम जब पढ़ते थे तो एक लाइन हमने पढ़ी थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलकर हैं भाई भाई। तो ये लाइनें अब नहीं है, ये लाइनें मिटा दी गई हैं। अब उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, फूट डालो राज करो। उनका एजेंडा है फूट डालो राज करो। तो अभी ये आपने बात की हिंदुत्व की, कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर और मस्जिद की जो बात आपने की, मस्जिदों में मंदिर खोद रही है, तो लेकिन वो तो हिंदुत्व की पिच पे बैटिंग करेंगे, उनको इसका फायदा भी होता है। लेकिन अखिलेश जी क्यों डर जाते हैं? हिंदुत्व की पिच पे बैटिंग अखिलेश जी क्यों नहीं कर पाते हैं? उनको भी करनी चाहिए। माननीय श्री अखिलेश यादव जी कुंभ में नहाने गए, लोगों ने टिप्पणियां की। माननीय श्री अखिलेश यादव जी कन्नौज में बाबा गौरी शंकर का मंदिर है, यहाँ पे पूजा करने आए, मंदिर को धुलवा दिया गया। माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, उसके बाद उन्हें आवास जब अपना छोड़ना पड़ा, तो उस आवास को गंगा जल से छिड़काया गया, उससे धुलाया गया। क्या ये हिंदुत्व, क्या हिंदू श्री अखिलेश यादव जी नहीं है? अगर वो हमारे नेता, बैकवर्ड के नेता, देश के नेता, दलितों के नेता, गरीबों के नेता, अगड़ों के नेता श्री अखिलेश यादव जी को जब वो इस नजर से देखते हैं, तो हम लोग तो बहुत दूर की बात है। ये कौन सा हिंदुत्व है इनके पास? इनके पास सिर्फ हिंदुत्व वही है जो भाजपा में है वो हिंदू है, जो सपा में है वो मुस्लिम है। तो इनकी कोई सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। हम लोग भगवान श्री कृष्ण के वंशज, हम लोग भगवान श्री राम को भी मानते हैं, हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आदर्श मानते हैं। ये लोग जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, हम लोग कहते हैं कि अगर कोई भी महापुरुष है या पुरुष है, तो उसके साथ साथ उसके जो अर्धांगिनी होती हैं, उनका भी हम लोग पहले सीताराम बोलते हैं। आज भी हम लोग गांव में जब निकलते हैं सीताराम बोलते हैं। आज भी हम लोग राधे राधे बोलते हैं। तो इन्हें सीता माँ से क्या नफरत है? सिर्फ भगवान राम का ही नाम क्यों लेते हैं? ये कैसा हिंदुत्व है इनके यहाँ? ये कैसा हिंदुत्व है? एक वाल्मीकि के घर पे खाना खाने जाएंगे तो खाना अपना लेकर जाएंगे, ये हिंदुत्व है? वो भी तो कहते हैं आप पीडीए के नाम पे लोगों को बांटते हैं, जातियों में बांटते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये नारा आप दे देते हैं पीडीए का। पीडीए का मतलब है, आप करना चाहते हैं फूट डालो राज करो की राजनीति? नहीं, पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अगड़ा, अल्पसंख्यक, और जो अगड़ों में भी जो पीड़ित हैं वो सब पीडीए में हैं। जिनको भारतीय जनता पार्टी हक और अधिकार जिनके भी छीन रहे हैं, वो सब पीडीए में हैं। और उन सभी की मदद और उन सभी के लिए श्री अखिलेश यादव जी हमेशा खड़े रहते हैं और सभी का सम्मान करते हैं। चलिए, ये तो राजनीति की बात हो गई, पीडीए की बात हो गई, हिंदुत्व की बात हो गई, तिरुवा विधानसभा की कुछ बातें हो गई। लेकिन अब हम लोग घूम रहे हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज में। मैं तारीफ करूंगा इस मेडिकल कॉलेज की, अखिलेश जी ने बनाया, बहुत शानदार मेडिकल कॉलेज बनाया, उत्तर प्रदेश का अच्छा मेडिकल कॉलेज है। लेकिन इसकी व्यवस्थाएं आप देखिए जाकर अंदर कैसी चलती हैं। ओपीडी में इलाज नहीं है, इमरजेंसी में इलाज नहीं है, यहाँ रेफर कर दिए जाते हैं मरीज कानपुर।
कैंसर हॉस्पिटल आगे हम लोग चलेंगे वो बिल्कुल खाली पड़ा, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं बैठते हैं, कार्डियोलॉजी बंद पड़ी है। तो ये मुद्दे आप लोग क्यों नहीं उठाते सदन में? हम धन्यवाद देंगे आपका जी। ये जो भी आपने बोला है, हम धन्यवाद आपका इसलिए देंगे कि आपने सच्चाई, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसको आपने सच्चाई बताई है। सिर्फ ये मेडिकल कॉलेज नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई स्वास्थ्य सुविधा ठीक नहीं है। आप आगे चलें तो कई एम्बुलेंस खड़ी हैं जी, कई रोडवेज बसें ऐसी खड़ी हैं जिनकी कोई मरम्मत नहीं हो रही है। इस सरकार में जो इन्होंने जो डायल 100 को 112 कर दिया, ये सभी जनता जानती है कि 100 नंबर माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने ये जो योजना लाए थे, एम्बुलेंस योजना, माननीय अखिलेश यादव जी की दूरदृष्टि सोच थी, वो लाए थे। ये सिर्फ नंबर बदलने वाली सरकार है, तो 2024 में सरकार भी बदल देंगे हम लोग। ये मेडिकल कॉलेज है, आपने जो ये व्यवस्थाएं हैं, रेफर सेंटर बना हुआ, आईसीयू चालू नहीं है, वेंटिलेटर की तो बात ही छोड़ दीजिए, एम्बुलेंस की जो आपने बात की धूल फांक रही है, व्यवस्थाएं नहीं ठीक हैं, कार्डियोलॉजी और कैंसर हॉस्पिटल। अंशु पाल विधायक बनते हैं अगर तिरुवा से, कैसा काम करेंगे? इस मेडिकल कॉलेज के लिए क्या करेंगे? देखिए, मैं विधायक बनता हूँ तो मेरी जो सम्मानित जनता और भगवान स्वरूप वो जनता तिरुवा विधानसभा की, जिसकी बदौलत हम वहां पहुंचेंगे जी, हर वो नीचे तबके के आदमी की समस्या का समाधान होगा, हर वो पीड़ित परिवार, हर वो व्यक्ति की समस्या का हल होगा, और वो हल सिर्फ घर पर बैठकर ही हो जाएगा। वहां से बैठकर वो एप्लीकेशन हमें व्हाट्सएप कर देंगे, तो उसका समाधान अंशु पाल अपने यहाँ से बैठकर, यहाँ किसी दफ्तर के आम आदमी को चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, वो चक्कर अंशु पाल काटेगा। और चाहे डीएम ऑफिस जाना पड़े या एसडीएम ऑफिस जाना पड़े, जनता को घर बैठे सुविधाएं दी जाएंगी, और उनके लिए कोई भी समस्या होगी तो जब तक उन समस्याओं को हम पूरा नहीं कर लेंगे, जब तक तिरुवा विधानसभा के जो पुराने बंद पड़े काम, जो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ कन्नौज के नाम पर, ये मेडिकल कॉलेज की सड़कें हैं जी, हाँ। ये दुर्व्यवहार है कन्नौज के साथ। जो बजट आया है, एक भी बार कन्नौज में कोई बजट योगी जी ने नहीं दिया है। ये सिर्फ दुर्व्यवहार इसीलिए है कि यहाँ से माननीय श्री अखिलेश यादव जी सांसद हैं, और कन्नौज जो जाना जाता है इत्र और इतिहास की नगरी के साथ साथ, वो श्री अखिलेश यादव जी के नाम से, माननीय नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी और श्री डिम्पल यादव जी के नाम से भी कन्नौज की पहचान। 2027 में सरकार बनती है, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनते हैं, इस मेडिकल कॉलेज में बदलाव आएंगे आप कह रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल चालू होगा, कार्डियोलॉजी चालू होगी, जनता को क्या आश्वासन देंगे? बतौर अंशु पाल लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष, भले ही अभी प्रत्याशी ना हो समाजवादी पार्टी के तिरुवा विधानसभा से, क्या मैसेज देंगे जनता से को इस जनता से मैं आपके माध्यम से पूरा भरोसा दिलाता हूँ। जिस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी ने दूर दराज से जो गरीब परिवार थे, जो कानपुर नहीं जा सकते थे, जो लखनऊ नहीं जा सकते थे, उनके लिए मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है, उनके लिए कैंसर कॉलेज के लिए जो काम किया है, उन्होंने पैरा मेडिकल का जो काम किया है, उन्होंने कन्नौज में जो हमारे बीच में रोडों का जो निर्माण करा दिया, उन्होंने पुलों का जो निर्माण करा दिया है। उत्तर प्रदेश में 2027 की सरकार बनते ही दोबारा फिर से पूरे प्रदेश की हम बात करते हैं, सिर्फ कन्नौज ही नहीं, पूरे प्रदेश में चौमुखी विकास होगा, और हर वो विद्यार्थी, बहन, बेटी, किसान, नौजवान, गरीब परिवार, वो अपने आप को महफूज, अपने आप को लगेगा, उन्हें लगेगा कि मैं अब लोग परेशान हो चुके हैं और योगी जी की सरकार को बदलना चाहते हैं। तो अंशु जी अब यहीं थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा रुक के बात कर लेते हैं। बहुत लंबी आपने साइकिल चलवा ली, चुनाव चिन्ह आपका साइकिल है तो आपको आदत है चलाने की। बिल्कुल। तिरुवा विधानसभा की बात हो रही थी जी, 2022 चुनाव की बात हो रही थी, आपके प्रत्याशी रहे अनिल पाल, कैसे नेता हैं, कैसे प्रत्याशी थे, चुनाव हारे, क्या कारण रहे वो तो आपने बताए, लेकिन उनको कैसा नेता मानते हैं अनिल पाल को? देखिए, यहाँ से जो आप नाम लिए हैं वो बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि श्री अनिल पाल जी माननीय विजय बहादुर पाल जी के बेटे हैं, और वो बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं।
टिकट मिली थी 2022 के चुनाव में, चुनाव लड़ गए, वो अलग बात है, वो हार गए, कुछ कारण रहे होंगे हार के। आपने कहा अच्छे वक्ता हैं, ग्राउंड लेवल पर कुछ कमी उनकी महसूस करते होंगे, आप जनता के बीच में जाते होंगे, उस समय उनसे क्या कमियां हो गई थी, सुधार किया उन्होंने नहीं किया? बताओ अंशुपाल, क्या सोचते हैं? मेरा मानना यही है कि जो भी आज लाइन में है, जो भी काम करने के लिए उम्मीद करता है कि 2027 में वो उम्मीदवार बने, तो उन्हें जनता के बीच जाना चाहिए। और पार्टी का जो फैसला है, जो पार्टी हाईकमान से जो निर्देश जारी होते हैं, पीडीए की चौपाल, मेरे नेता श्री अखिलेश यादव जी का जो आदेश है, निर्देश है कि पीडीए के चौपाल करिए। उनका निर्देश है कि गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़िए, जो वोट नहीं बने उन वोटों को बनवाइए, जो वोट काट दिए जा रहे हैं सरकार के इशारे पर, उन वोटों को जोड़ने का काम किया जाए। तो मुझे तो यही लगता है करना चाहिए काम। 2022 का चुनाव हार गए, अनिल पाल की आपने बात की, अब आने वाला समय 2027 विधानसभा चुनाव, जी, आपको क्या लगता है 2022 के चुनाव में जब उनको टिकट मिली तब काफी लोगों ने आपकी पार्टी बगावत की, पार्टी छोड़ दी, लोग नाराज हो गए उनको टिकट मिलने से? ऐसा क्यों हुआ? पार्टी में फूट क्यों पड़ी? और ऐसी कमियां थी कि उनको टिकट देने से लोग पार्टी छोड़ गए, इससे नुकसान हुआ? देखिए, सही बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ, जो टिकट के लिए पार्टी को छोड़ जा रहा है तो पार्टी का हितैषी नहीं है, वो सिर्फ टिकट के लिए ही आए थे। और ये एक मैसेज मैं और आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि पार्टी में काम करने वाले लोग कभी पार्टी को छोड़कर नहीं जाते हैं, पार्टी छोड़कर वही लोग जाते हैं जो सिर्फ पार्टी में टिकट के लिए आते हैं। पार्टी हाईकमान का सही फैसला था, राष्ट्रीय अध्यक्ष का सही फैसला था, उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से उनको ही टिकट मिलना चाहिए था, या लगता था समीकरण वो नहीं बन पाया जो गुलदस्ता उन्होंने 2024 के चुनाव में बनाया पीडीए का? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हर एक वो फैसला, सभी फैसले उनके अच्छे हैं। माननीय श्री अखिलेश यादव जी देश के एक ऐसे नेता हैं, वो जो भी फैसला लेते हैं सोच समझ कर लेते हैं और सभी फैसले अच्छे ही होते हैं। आप तिरुआ विधानसभा की, जैसे हम लोगों ने लगातार बात की, वर्तमान विधायक हैं कैलाश राजपूत, भारतीय जनता पार्टी से अक्सर जाने जाते हैं कि वो मौसम वैज्ञानिक हैं, पाला बदल देते हैं समय आने पर। अगर ऐसी परिस्थितियां कन्वर्ट होती हैं 2027 के चुनाव आने से पहले, पाला बदल कर आ जाते हैं आपके खेमे में और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं प्रत्याशी तिरुआ विधानसभा में उनको, बताओ अंशुपाल मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं तिरुआ विधानसभा से, उनका क्या रिएक्शन होगा? सपोर्ट करेंगे पाला बदलने के बाद उनको अगर टिकट? देखिए, वो तो ये पार्टी नेतृत्व का जो फैसला है, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी में ही हमारे पास ऑलरेडी, अगर राजपूत समाज की बात करेंगे तो राजपूत समाज के भी हमारे पास नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, जो काम कर रहे हैं। मेरा जो सुझाव है कि जो पुराने लोग हैं राजपूत समाज के हैं, अगर राजपूत समाज में देना है तो जो पार्टी के पुराने लोग हैं उन पे भरोसा जताया जाए। बात तिरुआ विधानसभा की हो रही थी, आपको लगता है कि 2022 का चुनाव हारने के बाद विपक्ष का जो रोल होता है तिरुआ विधानसभा से आप लोग नहीं निभा पाए? ना कोई तहसील स्तर पर धरना, ना किसी कोई प्रदर्शन करना जिससे विपक्ष का एक एग्रेसिव रोल उभर के आए, दिखाया जाए लोगों को कि हम जनता की आवाज बुलंद कर रहे हैं। कमियां रह गई, 2 साल से ज्यादा का समय निकल भी गया, ऐसे कोई प्रदर्शन नहीं हुए तिरुआ विधानसभा में, इसका नुकसान भी होता है चुनाव में। देखिए, समय समय पर जो भी पार्टी का निर्देश होता है तो पार्टी के निर्देशानुसार हम लोग ज्ञापन देने का काम, प्रदर्शन करने का काम हम लोग करते हैं। और इससे पहले भी किसानों का जो आंदोलन था, आपको याद होगा कि जो बॉर्डर पे हमारे किसान जो हमारे रुके थे, उनको न्याय नहीं मिला है, इसके लिए हम पूरे जनपद के किसानों ने डीएम कार्यालय को घेरने का काम किया था, याद होगा आपको। पूरे जनपद के किसान पहुंचे वहां पर। तो जब इस तरह का कोई आदेश पार्टी से आता है तो समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से प्रदर्शन भी करती है और माननीय जी का जो आदेश होता है तो उसे हम लोग पार्टी के सभी लोग मिलकर उसको पूरा करते हैं। तिरुआ विधानसभा की बात हो रही, जैसे विपक्ष के रोल की बात की गई, विपक्ष धरना प्रदर्शन करने में डरता है, लगता है डर सरकार से? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, वो विपक्ष हो या सरकार हो, वो कभी नहीं डरे हैं। समाजवादी पार्टी ने जो चाहा, जिस तरह से चाहा, आंदोलन की बात हो, संघर्ष की बात हो, जेल की बात हो, लड़ने की बात हो, समाजवादी कभी पीछे नहीं हटते हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा
वो किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए हमेशा वो आगे आते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। अंशु पाल को 2027 विधानसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी तिरवा विधानसभा प्रत्याशी बना दे, क्या काम करेंगे अंशु पाल? तिरवा की जनता से क्या वादा करेंगे? ऐसे काम जो अधूरे रह गए, कौन से काम पूरा करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो तिरवा विधानसभा की सम्मानित जनता, हर एक वो परिवार, वो अंशु पाल का परिवार होगा। सबसे पहले तो उस तिरवा विधानसभा में जो भी लोग रहते हैं उनको सम्मान देने का काम करेंगे। उसके बाद में जो भी समस्याएं हैं, रोड की समस्या, जगह जगह रोडें नहीं बनी हैं, गड्ढे हो गए हैं रोडों में, उन रोडों को भी पूरा करने का काम करेंगे। अंशु पाल जो इस समय जो चल रहा है, आप देख रहे होंगे, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उन स्कूलों की फीस बहुत ज्यादा आ रही है। जो किताबें हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो किताबें, जो बड़ा सा बोझा जो दे दिया जाता है, तो अंशु पाल सबसे पहले तो उस पर काम करेंगे। अंशु पाल जो यहाँ पर जो हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, जो आम आदमी को जो लूटने का काम हो रहा है, तो अंशु पाल उसके भी खिलाफ हैं। इसके लिए आंदोलन करना पड़े या हम सरकार में अपने माननीय श्री अखिलेश यादव जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे हैं और उनकी मदद भी करते हैं। अंशु पाल को 2027 विधानसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी तिरवा विधानसभा प्रत्याशी बना दे, क्या काम करेंगे अंशु पाल? तिरवा की जनता से क्या वादा करेंगे? ऐसे काम जो अधूरे रह गए, कौन से काम पूरा करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो तिरवा विधानसभा की सम्मानित जनता, हर एक वो परिवार, वो अंशु पाल का परिवार होगा। सबसे पहले तो उस तिरवा विधानसभा में जो भी लोग रहते हैं उनको सम्मान देने का काम करेंगे। उसके बाद में जो भी समस्याएं हैं, रोड की समस्या, जगह जगह रोडें नहीं बनी हैं, गड्ढे हो गए हैं रोडों में, उन रोडों को भी पूरा करने का काम करेंगे। अंशु पाल जो इस समय जो चल रहा है, आप देख रहे होंगे, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उन स्कूलों की फीस बहुत ज्यादा आ रही है। जो किताबें हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो किताबें, जो बड़ा सा बोझा जो दे दिया जाता है, तो अंशु पाल सबसे पहले तो उस पर काम करेंगे। अंशु पाल जो यहाँ पर जो हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, जो आम आदमी को जो लूटने का काम हो रहा है, तो अंशु पाल उसके भी खिलाफ हैं। इसके लिए आंदोलन करना पड़े या हम सरकार में अपने माननीय श्री अखिलेश यादव जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे, कोई ऐसा एक कानून बनाए जिससे हम चाहेंगे एक राष्ट्र और एक शिक्षा की जो बात करते हैं। प्राइमरी में आप देखिए जाकर, प्राइमरी में योगी जी का एक बयान आया था, आपने सुना होगा। योगी जी खुद कह रहे हैं कि जो स्कूल, सरकारी स्कूल है, वहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि जो प्राइमरी में जो बच्चे पढ़ते हैं, वो स्कूल का स्ट्रक्चर अच्छा बनाया जाए, साफ सुथरा बनाया जाए, वहाँ का वातावरण अच्छा बनाया जाए, और एक शिक्षा एक नीति, एक ही सिलेबस होना चाहिए। उस सिलेबस को बनाने के लिए और उस व्यवस्था को बनाने के लिए हम माननीय जी से प्रार्थना करेंगे। और जो प्राइवेट अस्पतालों में जो ज्यादा से ज्यादा धन उगाही का काम हो रहा है, उस पर भी हम काम करेंगे। दूसरा, जो रोडों की बात हम आपको बता ही चुके हैं, कहीं पर हमें अगर जरूरत पड़ी तो नई रोड, नया पुल अगर कहीं पर बनाना पड़ा तो वो भी बनाने का हम लोग काम करेंगे। शिक्षा व्यवस्था से लेके किसानों की जो समस्याएं हैं, वो सबसे ज्यादा किसानों की समस्याएं होती हैं। जो लोग भटकते हैं इधर उधर, जो सरकारी ऑफिसों में जो चक्कर लगाते हैं, जिन्हें खाद नहीं मिल पा रही है, बीज नहीं मिल पा रहा है, जो बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इनके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, किसान भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है, तो हम लोग उस पर काम करने का काम करेंगे। दूसरा, आपने देखा होगा कि जगह जगह पर जो खेतों में तार लोग बांधे हुए हैं, जो जानवर जो छूटे हुए हैं, सरकार उस पर एक अपना वो बनाया है गौशाला। तो प्रधानों की कई समस्याएं हैं कि उन्हें टाइम पर रुपए नहीं मिल पा रहा है, वो भूसा नहीं, खाना पीने की व्यवस्था जानवरों की नहीं कर पा रहे, इसलिए छुट्टा पशु जो घूम रहे हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था हम लोग करने का काम। प्राइवेट अस्पतालों की आपने बात की कि वो धन उगाही करते हैं, ये राजकीय मेडिकल कॉलेज, हम लोगों ने इसके 10 से 15 चक्कर लगाए होंगे, ओपीडी से लेके इमरजेंसी, सामने कैंसर हॉस्पिटल, कार्डियोलॉजिस्ट की आपने बात की।
इस मेडिकल कॉलेज को चलाने की आपने बात की, चलेगा, सरकार बनेगी, लेकिन इसमें ऐसी व्यवस्थाएं क्या है जो आप चालू करेंगे अगर आप विधायक बनते हैं, अंशुपाल विधायक बनते हैं, देखिए जिससे जनता को लाभ मिले, यहाँ की स्थानीय जनता को? स्थानीय जनता के लिए यहाँ पर जो डॉक्टर्स नहीं है, जो स्टाफ नहीं है, तो वो सबसे पहले तो हम डॉक्टर्स की व्यवस्था करेंगे। हम यहाँ पर जो व्यवस्था, जो मशीनें नहीं है उन मशीनों की भी व्यवस्था करेंगे। इस मेडिकल कॉलेज, ये मेडिकल कॉलेज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इस ड्रीम प्रोजेक्ट को जिस तरीके से उन्होंने यहाँ कन्नौज को दिया है, तो इसमें जो भी व्यवस्थाएं नहीं हुई होंगी उन सभी व्यवस्थाओं को हम लोग पूरा करने का भी काम करेंगे। कैंसर के लिए लोग मुंबई से लेके दिल्ली कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं। इस समय सबसे बड़ी जो बीमारी है वो कैंसर है, तो इस बीमारी के लिए लोगों को बाहर ना जाना पड़े, इसलिए यहाँ पर सभी सुविधाएं हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। 10 से 12 चक्कर हम लोगों ने साइकिल से मारे। अब मैं चाहूंगा अंशु जी, थोड़ा सा हम लोग पैदल चलते हैं, साइकिल छोड़ते हैं, पैदल चलकर बात करते हैं। आपने कमियां गिनाई मेडिकल कॉलेज की, अपनी विधानसभा की कमियां गिनाई। एक पीडीए का फार्मूला दिया गया था, पीडीए के फार्मूला पर क्या कहना चाहेंगे? पैदल चलते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल अंशु जी, आपके नेता ने एक पीडीए का फार्मूला दिया, आपने भी जिक्र भी किया था पीडीए का। 37 सीटें मिली, 6 सीटें आपके गठबंधन यानी कांग्रेस को मिल गई, यानी 43 सीटें। तो वो फार्मूला कारगर हुआ उत्तर प्रदेश पर, वो फार्मूला चला, ये माना भारतीय जनता पार्टी ने भी। लेकिन आप मानते हैं इस फार्मूला 2027 में भी चलेगा और यही फार्मूले से टिकटें डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, या फार्मूले में समय समय पे बदलाव भी होता रहेगा? नहीं, देखिए माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए जो बनाया है, सिर्फ पीडीए इसीलिए बनाया था कि पीडीए का मतलब जो लोग परेशान हैं, जो पीड़ित हैं, जो पिछड़ा है। आपने देखा होगा कई ऐसे यूनिवर्सिटी में दलित समाज के बेटे को निकाल दिया जाता है। आपने सुना होगा कई ऐसी जगह रिजर्वेशन को लेके लोग बात करते हैं, और रिजर्वेशन में कहीं ना कहीं जो दलित पिछड़ों का हक है इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। इसीलिए उन्होंने पीडीए बनाया। उन्हें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पीडीए का उत्पीड़न हो रहा है, इसीलिए पीडीए बनाया था। अंशुपाल को ये उम्मीद होनी चाहिए कि जिताऊ प्रत्याशी हो, टिकाऊ प्रत्याशी हो, पीडीए का प्रत्याशी हो, या ऐसा प्रत्याशी हो जो विधानसभा चुनाव जीते, भले किसी को भी टिकट मिले, और सरकार है समाजवादी पार्टी को। देखिए, मैं तो यही चाहता हूँ कि उस विधानसभा का सेवक हो, उस विधानसभा में जनता का लोकप्रिय हो, टिकट उसी को मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार है 2027 में, ऐसे प्रत्याशी हो जो जीत कर आए आपके हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल, जो जीत कर आए, जो जनता के बीच रहते हो, जनता के बीच काम करते हो, वो जनप्रिय हो, उन्हीं को टिकट दिया जाए। आपकी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से कर रही है, लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अंशुपाल लोहिया बाहिनी की जिला अध्यक्ष, तिरुवा विधानसभा में आपने डेरा डाल रखा है। कितनी तैयारी तिरुवा विधानसभा से अंशुपाल कर रहे हैं? कितनी मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? टिकट मिलती है तब कैसी तैयारी रहेगी, नहीं मिलती है तो क्या सोचेंगे? ये तरह तरह के प्रश्न उठते रहते हैं, इस पर क्या जवाब होगा अंशुपाल का? देखिए, अंशुपाल ने उन बूथों की सूची बना ली है जिन बूथों पे 2022 में वोट हमें कम मिला। अंशुपाल ने उन लोगों की भी सूची बना ली है जो लोग नाराज थे, और उनको मनाने का काम चल रहा है। समाजवादी पार्टी 2027 में टिकट देती है तो भी अंशुपाल उन्हीं लोगों से संपर्क करेंगे, उन्हीं को मजबूत करने का काम करेंगे, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, और यहाँ से तिरवा, छिबरामऊ और जनपद कन्नौज में जो सदर की सीट है, तीनों सीट ने जिताने की जो जिम्मेदारी है अंशुपाल लेता है। तीनों सीटें हम जिता कर भी देंगे। कन्नौज लोकसभा में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़े, 1,70,000 बड़ा मार्जिन से चुनाव जीत गए कन्नौज लोकसभा सीट से। पहले तेज प्रताप यादव, उनके भतीजे को टिकट दी गई, फिर उनकी काटी गई। कहीं नहीं लगता आपको आपका राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो भी कंफ्यूजन में रहता है, किसको टिकट दी जाए, खुद लड़े, प्रत्याशी को लड़ा दें? क्या सोचते हैं जब 2024 में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ने आए? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2024 का पूरा मूड बना चुके थे पहले से, और वही रणनीति का हिस्सा था, ये बिल्कुल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही चुनाव लड़ने के लिए थे। और यहाँ जो बड़बोले नेता हैं
जो कभी कभी माननीय जी को टारगेट करने के लिए जाने जाते हैं। और मुझे ये लगता है हम इस बात पर इसलिए कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि जो आज उनकी पहचान है वो सिर्फ और सिर्फ माननीय श्री डिम्पल यादव जी के सामने या अखिलेश यादव जी के सामने चुनाव लड़ने से ही आज वो नेता बने, वही उनकी पहचान है। तो इसीलिए वो उनको बार बार याद करते रहते हैं, इसलिए याद करते रहते हैं कि वो हाईकमान जो उनकी जो ऊपर शीर्ष नेतृत्व है वो इस बात को समझे कि ये व्यक्ति हमेशा बराबर उनका कटाक्ष करता है, इसीलिए वो अपना काम कर रहे हैं। आप ये इशारों में पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपने कहा रणनीति का हिस्सा था, तय था वही लड़ेंगे। तेज प्रताप जी को टिकट नहीं दी जाएगी, लेकिन उनको दी गई, फिर उनकी टिकट बदली गई। देखिए आपने एक बयान सुना होगा, जब ये टिकट माननीय जो हमारे करहल से विधायक और पूर्व सांसद मैनपुरी तेज प्रताप सिंह यादव जी को जब टिकट दी गई तो लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने कहा देखा वो चले गए, देखा वो सामने नहीं लड़ रहे हैं। तो ये सब चीजें सामने कैसे आती? इन सब चीजों के लिए एक जगह बयान भी आया, भैया 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 करके। तो ये सब चीजें जो भी थी, राष्ट्रीय नेतृत्व तो ये सब देखना चाहता था कि माननीय जी को यहाँ किस तरह से लोग देखते हैं और उनका क्या नजरिया है, ये सब सामने आ गया। इसीलिए माननीय जी ने पहले उनका टिकट किया, लेकिन माननीय जी पहले से ही लड़ने के लिए तैयार थे। अभी जैसे मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, ऐसा ही एक इंटरव्यू मैंने सुब्रत पाठक का किया, तो उन्होंने कहा अपने इंटरव्यू में कि अखिलेश जी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पत्नी की हार की वजह से उनको आना पड़ा। क्या समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जो चुनाव लड़े? अगर कार्यकर्ता चुनाव लड़ता तब लड़ाई मानी जाती असली। अभी तो वो खुद चुनाव लड़ने आ गए पत्नी का हार का बदला लेने के लिए। मानते इस बात को जो उन्होंने ये बात कही? जो आपने कभी कभी देखा होगा, विधानसभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहे और लोकसभा में भी जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहते हैं तो उनके संबोधन में होता है कि मेरा कन्नौज, आपने सुना होगा। वो इटावा बाद में बोलते हैं, वो सैफई बाद में बोलते हैं और कन्नौज पहले बोलते हैं। तो ऐसा नहीं, यहाँ के ही हैं वो। माननीय श्री अखिलेश यादव जी वो कन्नौज के ही है, कन्नौज से ही राजनीति उन्होंने शुरुआत की थी और ये कन्नौज उनका घर है, वो बाहरी व्यक्ति नहीं है। और कन्नौज के लिए अगर जो व्यक्ति ये कहता है तो ये चैलेंज के साथ मैं कहता हूं, जो कन्नौज के लिए श्री अखिलेश यादव जी ने कर दिया, क्या वो आप कर पाए? मुझे आप काम गिना दीजिए। जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी जितना लगाव कन्नौज के हर वो एक व्यक्ति से रखते हैं, क्या वो लगाव रख पाए? 5 साल मौका आपको मिला, केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार। आपके ही एक इंटरव्यू में हमने ही सुना था कि वो बोलते हैं कि वो मुख्यमंत्री थे, वो लोकसभा के वो मुख्यमंत्री थे और माननीय सांसद जी डिम्पल यादव जी के लिए बोले उनकी सांसद थी, इसलिए कन्नौज में विकास हुआ। मैं उनसे कहना चाहता हूं, क्या सरकार में आप नहीं थे? आपकी भी तो सरकार थी जब आप लोकसभा में सांसद थे। तो कन्नौज के लिए क्या वो लेकर आए? कुछ नया लेकर आए हो तो हमें बता दें। समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 के बीच में, बहुत विकास कार्य हुए। आप लोग जैसा कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, ये करवा दिया, किसान बाजार बनवा दिया, तरह तरह के काम करवा दिए। 17 से अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही, इसमें आप लोग आरोप लगाते कन्नौज के साथ देखी कि कोई भी विकास कार्य नहीं हुए। 27 में अगर आप लोग आते हैं तो कन्नौज के लिए क्या काम करेंगे? आपके मौजूदा सांसद भी अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या काम रुके हुए पूरे करवाएंगे या कुछ नए प्रोजेक्ट्स लाएंगे कन्नौज में? देखिए आपको याद होगा बोध का प्लांट एक लगाया, अभी तक वो कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है। आपने इत्र पार्क के जो प्लान रखा था माननीय जी ने, वो इत्र पार्क में कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ लाइटें लगा दी गई। मंडी आपने देखा है, माननीय जी का एक प्रोजेक्ट था। यहाँ जो हम लोग आज खड़े मेडिकल कॉलेज, ये भी माननीय जी का प्रोजेक्ट है। देखिए अखिलेश यादव जी ने चुन चुन कर, ढूंढ ढूंढ कर वो सारी व्यवस्थाएं, वो सारी सुविधाएं कन्नौज के लोगों के लिए उन्होंने दे दिया। चाहे वो स्टेडियम की बात हो, चाहे वो कैंसर इंस्टीट्यूट, उन्होंने जो कैंसर का कॉलेज दिया है, यहाँ पर भी उन्होंने ये देखा कि लोग बाहर जाते हैं तो इसलिए उन्होंने यहाँ दे दिया। आपने गंगा नदी पे जो पुल बना है कुसुमखोर वाला, वो पुल भी उन्होंने बनवाया। तो देखिए अखिलेश यादव जी स्वाभाविक है, जब मुख्यमंत्री जब 2027 में बनेंगे तो कन्नौज के लोगों ने ये मेडिकल कॉलेज और ये सब चीजें जो सुविधाएं दी हैं, ये अपने आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी हैं और सिर्फ अपना वो घर और परिवार कन्नौज को मानते हैं, इसीलिए सुविधाएं दी हैं। जो विकास कार्य है वो आप कह रहे हैं पूरे करवाएंगे जो रुके हुए हैं, और नए प्रोजेक्ट भी लाएंगे। जी बिल्कुल। अपनी विधानसभा में क्या सोचते हैं लाने के लिए? अगर आप, मेरा तो मानना यही है, जो हमारे जनपद के लोग दिल्ली, बंबई, गुजरात जैसे बाहर जाते हैं, जो लोग बाहर रोजगार के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं,
तो हम उनके लिए कोई ऐसा प्लांट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाएंगे यहाँ पर जो यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का यहाँ। और किसानों की जो फसल है इधर उधर जो जाती है, वो किसानों की फसल से कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाएंगे जिससे किसानों की फसल का अच्छा रेट यहाँ मिल सके। आपकी पार्टी के नेता रहे नवाब सिंह यादव, इस समय जेल में है। उनको लेकर भी मैंने पाठक जी से सवाल पूछा था कि अखिलेश जी ने जो आरोप लगाया कि वो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, 2019 में उन्होंने मदद कर दी, समाजवादी पार्टी की मदद ना करके भारतीय जनता पार्टी की मदद कर दी, उनको एजेंट बताया भारतीय जनता पार्टी का। तो उन्होंने कहा वो तो मिनी मुख्यमंत्री बोले जाते थे उत्तर प्रदेश के, उनसे क्या मतलब अखिलेश जी को दिक्कत हो गई। उन्होंने संगठन तैयार किया कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी का। तो जो अखिलेश जी ने आरोप लगाया उनके ऊपर, ये सही आरोप आप मानते हैं? लगाना चाहिए था ऐसा आरोप? नहीं, देखिए ये तो ऐसा हम इसलिए इस बात पर कहेंगे कि शुरुआत में पार्टी के जो नेता हैं वो श्री अखिलेश यादव जी ही यहाँ पर आए। इससे पहले आदरणीय छोटे सिंह यादव जी रहे, नेताजी रहे। तो ऐसे सभी नेताओं का पार्टी को खड़ा करने में योगदान रहा। पार्टी कोई अभी नहीं बन गई। पार्टी हमारी समाजवादी पार्टी कन्नौज में समाजवादी पार्टी का विधायक तीनों रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी समाजवादी पार्टी का रहा और लोकसभा में सांसद भी समाजवादी पार्टी के रहे हैं। तो ये जो आप बोल रहे हैं जो कड़ी है वो शुरू से ही चली आ रही है। समाजवादी पार्टी कन्नौज में मजबूत की स्थिति में रही है। जो उन्होंने आरोप लगाया कि वो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश जी ने मानते हैं इस बात पे? देखिए, समाजवादी पार्टी में जब तक वो रहे, काम किया पार्टी के लिए और पार्टी के साथ उन्होंने काम किया। अच्छा, वो अंदर की बातें हैं, कब कहाँ स्थितियां क्या हुई माननी जी से उनके साथ, आपके अंदर की बातें हैं ये? हाँ, माननी जी का क्या रहा है इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। अच्छा, जो उन्होंने ये कहा कि जो नवाब सिंह यादव ने संगठन बिल्ड किया, वो समाजवादी पार्टी का संगठन किसी ने बिल्ड नहीं किया कन्नौज में, उनकी वजह से ही समाजवादी पार्टी कन्नौज में इतनी बड़ी ताकत के साथ उभरी। मानते हैं इस बात में कि नवाब सिंह यादव की वजह से? सुब्रत पाठक का जो भी लोग, देखिए, जो भी लोग जुड़े हैं वो सिर्फ साइकिल चुनाव चिन्ह पर जुड़े हैं और वो समाजवादी पार्टी के झंडे से जुड़े हैं लोग। तो आज भी समाजवादी पार्टी के साथ वो सारे लोग भी आज भी साथ में पार्टी के हैं। आपको नहीं लगता कि पूर्व सांसद इस मुद्दे को बनाकर आपको ही घेरने की कोशिश करते हैं? देखिए, उनका काम है आपस में फूट डालो और राज करो, जबकि जो भी संगठन की वो बात कर रहे हैं और जो भी बात कर रहे हैं, जो संगठन की बात कर रहे हैं, वो सारे लोग समाजवादी पार्टी में हैं, सारे लोग साथ में हैं और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में हैं। लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी 240 के आंकड़े में सिमट गई। 272 का जो जादुई आंकड़ा था वो भी नहीं छू पाई। एनडीए की मदद से सरकार बना ली जी। सीटें कम हो गई आपकी पीडीए की। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर नुकसान किया आपकी पीडीए ने। आगे आने वाले समय में 2027 का चुनाव, अंशु पाल कह रहे पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे। पूरी उम्मीद है आपको सरकार आने की? बिल्कुल, पूरा। देखिए, सरकार अंशु पाल नहीं बनाएंगे, सरकार उत्तर प्रदेश की जनता बनाएगी। हर वो गरीब परिवार जिनके खेत जानवर चर गए, जो नोटबंदी में लोग लाइन में खड़े रहे, जो कोविड के टाइम पे जिनको सही सुविधाएं नहीं मिल पाई, जो हमारे शहीद हो गए लोग, जो शहीद हो गए लोग, उन परिवार के लोग, वो जो नौकरी में जो लोग बेरोजगार हैं, जो पेपर आउट हो गया है, वो सारे समाज के लोग एक साथ में, हर धर्म के लोग उत्तर प्रदेश की सरकार को बदलना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत क्यों नहीं मिला? कारण क्या रहे? राम मंदिर बनवाया उन्होंने, मुद्दा बनाया जोर शोर से, उसके बाद चुनाव हार गए, चुनाव बहुमत में नहीं आ पाए। क्या कारण मानते हैं इस चीज का, बहुमत ना आने का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक ही मुद्दा, वो सिर्फ था राम मंदिर। और उनका एक नारा भी था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो इस बात से तो मुझे ये लग रहा है कि जो वो कह रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो ये बहुत ही घमंड भरा ये एक नारा था। भगवान राम आज से नहीं, कई साल, बरसों, सदियों से भगवान राम थे। भगवान राम को भारतीय जनता पार्टी नहीं लाई है और जो उनका घमंड था वो चकनाचूर हो गया। आज जो सरकार जरूर मोदी जी ने बना ली है वो बैसाखी की सरकार है। सुब्रत पाठक एक आरोप ये भी लगाते हैं कि अयोध्या में एक रेप कांड की घटना हुई, उसमें अखिलेश जी अपने मुस्लिम कार्यकर्ता के साथ खड़े हो गए, डीएनए टेस्ट तक की मांग कर दी। लेकिन जो नवाब सिंह के ऊपर आरोप लगे, कन्नौज का कार्यकर्ता था समाजवादी पार्टी, उनके साथ इसलिए नहीं खड़े हुए क्योंकि वो हिंदू हैं। देखिए, उनका आपको हम बताएं, जिनका आप नाम ले रहे हैं,
उनका सिर्फ एक ही काम है, उनका काम है, आपने सुना भी होगा कि वो मुस्लिम समाज को टारगेट करते हैं और यादव समाज को टारगेट करते हैं और दलित समाज को भी टारगेट करते हैं। इससे पहले जो एक दलित तहसीलदार थे हमारे यहाँ कन्नौज सदर में, उनके घर में आपको ही वो बोल रहे हैं ऐसा नहीं हुआ, जबकि वो सारा वो बोले हैं, मैंने आपका इंटरव्यू देखा है, वो खुलेआम बोल रहे हैं और इस बात को जनता हर एक पर्सन वो जानता है क्या हकीकत है उसमें। वो उस समय जो चौकी में घुस के जो मारपीट की थी वो सारे वीडियोज और पेपर में चला था। तो ये सब झूठ जो सरेआम जो लोग झूठ बोलते हैं उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। अच्छा, वक्फ भी लाया, अभी लोकसभा से भी पास हो गया, विधानसभा राज्यसभा से भी पास हो गया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर भी कर दिए, वो कानून बन गया। आपको उम्मीद थी कि ये बिल आएगा, सरकार गिरेगी, चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार समर्थन वापस लेंगे, लेकिन विपक्ष के अरमान जो थे वो पानी की तरह बह गए, कुछ इससे नहीं हुआ, सरकार भी नहीं गिरी, अब बिल भी पास हो गया। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने खुलकर इसका विरोध किया और उसके बाद देखिए हमारी जो पार्टी है उसका विरोध कर सकती है और विरोध के साथ साथ जो आप बात कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार की, तो उन्होंने समर्थन कर दिया, इसीलिए आज उनकी पार्टी टूट रही है। उनके कई ऐसे पदाधिकारी थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर वो देखिए गलत अगर आप करेंगे, आज वो वक्फ बिल की बात करते हैं, कभी वो मंदिर जो हमारे यहाँ जो हमारे ट्रस्ट की जो जमीनें हैं, मंदिर जो आज बने हैं, तो कभी आने वाले समय में वो ना हिंदू के हैं, ना मुस्लिम के हैं, वो ना सिख के हैं, ना ईसाई के हैं, वो सिर्फ जो है वो लखपतियों के हैं, वो उद्योगपतियों के हैं। वो जमीन को उद्योगपतियों में गुजरातियों को बेचने का काम कर रही है ये सरकार। ये जनता जान चुकी है और नहीं जान चुकी, धीरे धीरे ये सारे लोग समझ जाएंगे। कन्नौज जनपद की बात हो रही थी, आपको लगता है आपकी पार्टी में भी कन्नौज में भीतर घात है? आपकी पार्टी में ही भीतर घात है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, इससे नुकसान होता है चुनाव में। देखिए, सही बात तो यही है कि समाजवादी पार्टी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपस में किसी से बैर रखता हो। समाजवादी पार्टी में जो भी लोग हैं वो अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी के लिए समर्पित हैं और जिस तरह से लोकसभा 2024 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को अच्छे वोट सभी लोगों ने दिए, सभी जात के लोगों ने दिए, मैं उनका धन्यवाद फिर से देता हूं कि ब्राह्मण समाज ने बहुत अच्छा वोट किया था, लोधी समाज ने बहुत अच्छा वोट किया था, पाल समाज ने वोट किया था, मुस्लिम समाज ने वोट किया था, दोहरे समाज ने वोट किया था, कटेरिया समाज ने वोट दिया था। हर वो समाज, प्रजापति, सैनी, नाई, हर वो कन्नौज के लोगों ने जिस तरह से वोट किया था, इसी तरह से समाजवादी पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। अभी एक अधिकारी 2022 में बीआरएस लेकर आते हैं, कन्नौज सदर से चुनाव लड़ते हैं, असीम अरुण जी चुनाव लड़ते हैं बीआरएस लेकर आने के बाद और चुनाव जीत भी जाते हैं और सरकार उनको मंत्री बना देती है योगी जी की सरकार आने पर। कैसे नेता मानते हैं? अधिकारी से नेता बन गए आपको लगता है, या लगता है उनमें कुछ कमियां है, सुधार करना चाहिए? काम उनका कैसा देखिए कन्नौज को लेकर? वो सब चीजें हम उनके बारे में ये कहेंगे कि वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और शिक्षित व्यक्ति हैं। मैं उनके काम को लेकर एक ये जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राजनीति में लाकर गांव-गांव, गली-गली भटकाने का काम कर दिया है। सिर्फ एक विधानसभा तक उन्हें सीमित कर दिया है। जो एक बड़े अधिकारी, उनके पास कई ऐसे सांसद और विधायक लाइन लगाते होंगे, कई जनपद के एसपी लाइन लगाते होंगे। मुझे तो लगता है निर्णय गलत रहा, निर्णय गलत रहा। लेकिन अब वो मंत्री बन गए, उनका काम कैसे देखते? कन्नौज में कुछ काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? कन्नौज में अब वो लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता काम नहीं करने दे रहे हैं उन्हें। आपने देखा होगा कि कई ऐसे मामले आए, हम लोग कन्नौज में रहते हैं, तो वो काम करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता उनको काम नहीं करने दे रहे हैं। अब उसी विधानसभा से आपके नेता थे अनिल दोहरे जी, इस समय इस दुनिया में नहीं है, 3 बार के वो विधायक थे। अब उनकी जो क्षति हुई आपकी पार्टी में उस विधानसभा से, उसको कैसे पूरा करेंगे? कितना नुकसान हुआ उनके जाने से, उससे कैसे उबर पाएंगे? अब चुनाव भी आगे चलकर। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो नेता आप नाम ले रहे हैं, हमारे बीच स्वर्गीय अनिल दोहरे जी बहुत ही सरल व्यक्ति थे। हमने साथ में काम किया है माननीय जी के साथ, जो 3 बार के विधायक रहे थे, और कोई भी ऐसा काम होता था तो हम लोग हाथ पकड़ के चलिए विधायक जी ऐसा काम करते हैं, तो विधायक जी हर चीज को समझते थे और काम भी कराते थे। तो पार्टी को क्षति हुई है, लेकिन अब हम सब लोग मिलकर वहां पर पार्टी को मजबूत करने का भी काम कर रहे हैं। उनका परिवार है और भी वहां के नेता हैं जो वहां से हैं,
तो सभी लोग मिलकर पार्टी को मजबूत करने का काम। योगी जी को कैसा नेता मानते हैं? उन्होंने महाकुंभ कराया, 144 वर्षों बाद उन्होंने कहा महाकुंभ हुआ, उसका हमने आयोजन कराया, हादसा भी हो गया महाकुंभ में, वो एक अलग बात है, उसका आप लोगों ने मुद्दा बनाया कि लाशों पे राजनीति कर रहे हैं आप लोग, ऐसा कहा योगी जी ने। तो कैसे मुख्यमंत्री मानते हैं, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? काम किया उन्होंने उत्तर प्रदेश में, 8 साल उनकी सरकार को चलते हुए हो गए, या आपको लगता है कुछ कमियां रह गई और थोड़ा बेहतर हो सकता था? बिल्कुल, हम बताएं आपको, उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी आए हैं, उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी आए हैं, तो योगी जी ने सिर्फ और सिर्फ बांटने का काम किया है। आज जो कुछ भी हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वो योगी जी की देन है। आज जो हिंदू और मुस्लिम आपस में जो बैर कर रहा है, वो योगी जी की देन है। कोई भी कुछ भी अगर बोलता है मुस्लिम समाज को लेकर, तो उस पर कोई रोक टोक नहीं है। अगर कोई हिंदू समाज पर कोई बोलता है, तो तुरंत उसका घर मकान गिरा दिया जाता है। एक अभी आपने देखा, एक छोटी सी बच्ची दौड़कर अपना कॉपी किताब लेके उसका घर गिराया जा रहा था, तो वो निकलती हुई भागी थी। तो योगी जी को, क्योंकि उनके कोई बच्चे परिवार नहीं है, इसलिए उन्हें कोई चिंता भी नहीं है। और जो कानून व्यवस्था है योगी जी की, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि पुलिस भी न्याय मांग रही है, कभी जज न्याय मांग रहे हैं, कभी पत्रकार न्याय मांग रहे हैं। आप तो जानते हैं, अभी कई पत्रकारों की सूची है, कई पत्रकारों की हत्या हो गई योगी जी की सरकार में। आज की घटना है, वो वाराणसी में एक मिश्रा जी हैं, फेमस हैं, मिश्रा जी के ऊपर आज हमला हो गया। तो इस तरह के जो जीरो टॉलरेंस की जो बात करते हैं, वो बिल्कुल एक विफल मुख्यमंत्री। योगी जी और अखिलेश जी, 2 मुख्यमंत्री, दोनों की तुलना कैसे करेंगे? कौन बेहतर आप समझेंगे? या लगता है योगी जी का जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो विपक्ष वो आरोप भी लगाते हैं कि हमारी सरकार का लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर है अन्य सरकारों की अपेक्षा, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी एक विकास पुरुष हैं, और हर वो व्यक्ति की एक हिम्मत पड़ जाती है कि मैं उनके पास जाऊंगा और उनसे अगर हम मदद की उम्मीद करते हैं, तो वो मेरी मदद कर देंगे। जब योगी जी की बात आती है, तो लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि योगी जी के पास जाएं, हम अपनी बात को रख पाएं। बेहतर मुख्यमंत्री अखिलेश जी को मानते हैं? बेहतर मुख्यमंत्री अखिलेश। योगी जी को अगर 10 में से नंबर देने हो, तो कितने देंगे सरकार को 8 सालों में? नहीं, मैं कोई नंबर नहीं देंगे। महाकुंभ पे सवाल रह गया, 144 वर्षों बाद सरकार ने आयोजन कराया, हादसा जो हुआ उस पर क्या कहेंगे? सफल आयोजन था या लगता था इस आयोजन में साफ आपने देखा होगा, और मैं खुद कुंभ स्नान करने गए थे। आप अध्यक्ष जी आपकी भी गए थे? जी, मैं कुंभ स्नान करने गया था, तो उसी समय घटना हुई थी, और वो घटना हुई, और मैं खुद देख रहा था कि एक तरफ पुलिस प्रशासन, मैं धन्यवाद देता हूँ वहाँ के जो पुलिस प्रशासन थी, उन्होंने बहुत मेहनत की। वो लोग व्यवस्था को बनाने के लिए, वहाँ के पुलिस अधिकारी सारे लोग वहाँ पर हर जगह पर लगे हुए थे, व्यवस्था देखी। लेकिन जो घटना हुई, योगी जी का तुरंत स्टेटमेंट आ जाता है कि कोई भी अफवाह ना फैलाए, यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं हुई, जबकि हकीकत मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच चुकी थी। तो ये छुपाने की बात नहीं है, व्यवस्था और सुविधा देने की बात थी। तो व्यवस्था देखते, और वहां पर कई ऐसे चप्पल कपड़े वहां लोगों के रहे, बहुत से ऐसे पीड़ित परिवार जो आज भी भटक रहे हैं, उनको लाश तो नहीं वहां पर मिल पाई, उनको परिवार को मिट्टी नहीं मिल पाई, लेकिन लोग आज भी भटक रहे हैं, और उन आत्माओं की शांति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। और जो व्यवस्था और सुविधा जो प्रदेश के मालिक और मुखिया हैं, उन्हें जो करनी चाहिए थी, वो नहीं कर पाए। अब 2027 का चुनाव है, जनता इसका हिसाब लेगी कि कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ। आपने तो कहा 8 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। सरकार को लेकर आपकी उम्मीद है, आप कह रहे आएगी सरकार, कुछ नंबर देंगे, बहुमत में आएंगे कि सरकार आएगी प्रचंड बहुमत से, या इंडिया गठबंधन का बहुमत आएगा? आप क्या सोचते हैं? उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, उसमें कांग्रेस भी रहेगी पूर्ण बहुमत की। देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व हमारा तय करेगा। अभी समय है कि इंडिया गठबंधन के लिए हमेशा वो बोलते हैं कि इंडिया गठबंधन रहेगा, माननीय अखिलेश यादव जी ने ये कई बार बोला है। अब वो आगे भी इस तरह का अंशु जी, एक चर्चा होती है महंगाई की, आपका विपक्ष भी मुद्दा बनाता है कि महंगाई बहुत है, महंगाई की मार है। जो गैस सिलेंडर 450 का था, या पेट्रोल जो 60-65 रुपए में मिला करता था, वो 100 के पार है, और गैस भी लगभग 1000 के आसपास है। महंगाई पर अंशु पाल का विचार क्या है? महंगाई है लगती है आपको, या लगता है महंगाई नहीं, विपक्ष से मुद्दा बनाता है? आप लोग मुद्दा बनाते हैं। देखिए, हम आपको बताएं, जो किसानों के लिए खाद है, वो खाद 50 किलो की आती थी, वो 45 किलो की हो गई है।
वो खाद को बहुत महंगा कर दिया गया है। गैस सिलेंडर जो 400 का आता था, आपने याद होगा स्मृति ईरानी जी का 2014 से पहले आपने देखा होगा, स्मृति जी हर पोस्टर में आती थी सिलेंडर लेके, दोबारा वो रही, अब तो सांसद ही नहीं रही हैं। तो वो सिलेंडर उन्होंने जब से ऊपर रखा और तब से लगातार उसके रेट बढ़ते जा रहे हैं। डीजल पेट्रोल के जो दाम हैं वो आप देख ही रहे होंगे, लगातार जो पहले जो 30 रुपए 35 रुपए से शुरुआत थी, और 2014 के बाद से जो ये लोग कहते हैं नया भारत, विकसित भारत, तो हम ये कहना चाहेंगे अब आपके माध्यम से, मोदी जी हमें पुराना भारत ही वापस लौटा दो, जो हम लोग आपस में मिलजुल कर जो रहते थे उसी भारत में हम रहना चाहते हैं, नए भारत में हम नहीं रहना चाहते हैं। महंगाई पर आपकी सरकार काम करेगी अगर सरकार आती है? महंगाई पे लगाम लगेगा? महंगाई पर भी लगाम लगेगा, और जो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत जो भी चीजें होंगी तो उन सब पे काम होगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जीएसटी लाकर व्यापारियों की कमर तोड़ने का काम किया, आप देखिए पहले क्या होता था, जीएसटी नहीं ली जाती थी, पहले जीएसटी नहीं होती थी। आज सरकार के पास खजाना बहुत भारी है, और वो खजाना जनता के लिए नहीं, उद्योगपतियों के लिए सीधा सीधा खजाना खुला है। तो सरकार जो है किसानों से, व्यापारियों से, आम जनता से ले तो बहुत रही है, लेकिन बदले में वापस नहीं दे पा रही है। राहुल गांधी अक्सर महंगाई का मुद्दा उठाते हैं। राहुल गांधी के साथ इस समय आपके ताल्लुकात आपकी पार्टी के कैसे हैं? कैसा नेता मानते हैं आप लोग? अच्छे नेता हैं या लगता है कि सबको साथ लेके नहीं चल पाते हैं? नहीं, राहुल गांधी जी एक अच्छे नेता हैं, दूरदर्शी नेता हैं। उन्होंने कोरोना आने से पहले ही सरकार को चेताया कि कोरोना जैसी एक महामारी आने वाली है। सरकार ने उनकी बात को हंसी में टाल दिया, और उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ा। एक अच्छे नेता हैं और एक सज्जन सहनशील व्यक्ति हम उनको कहेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको टारगेट करते हैं, लेकिन वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, और गठबंधन के साथ ही माननीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ दोनों लोग महंगाई पर काम करेंगे। महंगाई पे दोनों लोग जो इस दौर में भारतीय जनता पार्टी जो संविधान को बदलना चाहती है, संविधान के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, दोनों नेता संविधान को बचाने का काम करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाएंगे, और उनकी विचारधारा को हम लोग उनके बीच, लोगों के बीच जाकर, बाबा साहब की जो विचारधारा थी, उन्होंने कहा था कि जो शिक्षा वो एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हम सबको शिक्षित करने का काम करेंगे, और बाबा साहब का जो मिशन है, डॉक्टर लोहिया का जो मिशन है, श्रद्धेय नेताजी का जो मिशन रह गया है अधूरा, वो सारे मिशन को श्री अखिलेश यादव जी पूरा करेंगे। इसी पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मायावती जी को कैसा नेता मानते हैं? 2019 में आपके गठबंधन के सहयोगी थी, 24 का चुनाव नहीं साथ में लड़ी, लेकिन अभी कुछ समय पहले राहुल गांधी ने रायबरेली में एक बयान दिया कि अगर मायावती भी आ जाती तो मोदी जी को हटाया जा सकता था। उम्मीद है 2027 के लिए दरवाजे खोल रखे हैं कि आना चाहिए उनको भी, या आपको लगता है अब वो समय चला गया मायावती को आने वाला, अब वो नहीं आएंगी? देखिए, जो आपने नाम लिया है, बहुजन समाज पार्टी की जो नेता बहन कुमारी मायावती जी, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हैं। आपको लगता है बी टीम के रूप में काम करती हैं? भारतीय जनता पार्टी के दबाव में वो हैं, और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वो काम करती हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें सीबीआई से, ईडी से, ऐसे कई संस्थाओं के माध्यम से डराने का जो काम करती है, तो इसी तरह से वो खुलकर काम नहीं कर पा रही हैं। अब कोई गठबंधन के लिए उनसे उम्मीद नहीं है? गठबंधन में आएंगी नहीं आएंगी, ये तो बड़े राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला, राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है। और समय समय पर जो भी माननीय नेताजी श्री अखिलेश यादव जी का जो भी फैसला होगा, हम मानने को। 2019 में जो गठबंधन हुआ उनको फायदा हुआ, 10 सीटें मिल गई, आपको 5 मिली, आपको उसका फायदा नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस के साथ आने से आपको फायदा हो गया। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़े दिल के नेता हैं, और उन्होंने हमेशा उनका माननीय बहन कुमारी मायावती जी का सम्मान किया है। तो अगर उन्हें 10 सीटें मिल गई कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों ने साथ दिया, सहयोग किया था, और उनका साथ और सहयोग मिला भी था। चंद्रशेखर को कैसा नेता मानते हैं? सांसद बन गया नगीना से, ओम प्रकाश राजभर पुराने सहयोगी, संजय निषाद, ये छोटी छोटी पार्टी क्या 2027 में आ जाएंगे समाजवादी पार्टी के गुलदस्ते में? आपको लगता है ये लोग चले गए तो ज्यादा बढ़िया? ये जो नहीं, ये जितने भी लोग हैं, ये सारे पीड़ित लोग हैं, सरकार से पीड़ित हैं, और वो उम्मीद करते हैं श्री अखिलेश यादव जी के साथ काम करना चाहते हैं। तो माननीय अगर आएंगे तो स्वागत करेंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए मेरा जो
मेरा जो विजन है कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए किसी भी हद तक किसी को भी जोड़ने का काम कर सकते हैं। साथ में मिलकर काम करके उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है, और सरकार बनाने के साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। अब आप जा रहे होंगे क्षेत्र में, अपने तिरुआ विधानसभा में आपने डेरा डाल रखा है, मेहनत कर रहे हैं, अभी 2 साल है चुनाव का, इतनी मेहनत आप कर रहे हैं, इतनी मेहनत अभी से करनी क्यों शुरू कर दी? और गांव में जब जाते हैं, शहरों में जाते हैं, क्या रिस्पॉन्स निकल के आता है? देखिए, माने मेरे नेता श्री अखिलेश यादव जी का निर्देश है कि डोर टू डोर जाइए, लोगों से संपर्क करिए, लोगों की समस्याएं सुनिए, लोगों को जोड़ने का काम करिए। और 2 साल जो आप बता रहे हैं, मुझे जो लगता है, मेरी खुद की एक राय है कि चुनाव 5 साल लड़ा जाता है। चुनाव 5 साल लड़ा जाता है, और लगातार अगर आप जनता के बीच रहेंगे तो जनता आपको हमेशा चुनती रहेगी। ये क्षेत्र की आपने बात की, अभी योगी जी की जो बात हो रही थी, थोड़ा डीपली चलते हैं। अभी जो रामजी लाल सुमन ने एक बयान दिया राणा सांगा को लेकर, करड़ी सेना ने हंगामा किया, आज भी उनका आगरा में आंदोलन था, तो आरोप लगाए गए उनके ऊपर की गलत बयानबाजी की गई, माफी मांगनी चाहिए। आपके अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां गए, आज उनका समर्थन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, उस बयान का समर्थन नहीं करते हैं। क्या लगता है उनको माफी नहीं मांग लेनी चाहिए इस बयान पर? देखिए, सेना तो 3 है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। हम इन्हीं 3 सेना को मानते हैं और 3 सेनाओं का सम्मान करते हैं। ये जो नई नई सेनाएं जो बनाई जा रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ये सेनाएं बनाकर और एक दलित सांसद को अपमानित करने का जो काम भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, तो ये सारे लोग समझदार हैं, सब लोग समझ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी ने उनके सम्मान के लिए जो बात की, और समाजवादी पार्टी हमेशा उनके साथ थी और है और रहेगी। करड़ी सेना ने जो ये किया, उनके घर में तोड़फोड़ की, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया, राणा सांगा को गद्दार बताया, लगता है आपको कि माफी मांगनी चाहिए? राणा प्रताप एक वीर योद्धा थे, या आपको लगता है ये पीडीए के फार्मूला को टूट बैठता है? महापुरुष या जो भी हमारे राजा महाराजा रहे हैं, तो किसी एक जाति और धर्म के नहीं हम मानते हैं। जो भी रहे वो पूरे देश के थे, और पहले के जो राजा हुआ करते थे, हम अपना खुद का एक विचार बता रहे हैं, वो अपनी गद्दी को बचाने के लिए आपस में ही संघर्ष किया करते थे। असली योद्धा हम चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सुखदेव और अशफाक उल्लाह खान को मानते हैं। हम उनको मानते हैं, जो अंग्रेजों से देश को आजाद कराने में जो भी शहीद हुए हैं, जिनका भी इस कुर्बानी में जो भी रहे हैं, उनका सहयोग असली वही थे। अंशु जी, आपका राष्ट्रीय नेतृत्व इस वजह से तो नहीं रामजी लाल सुमन के साथ खड़ा हो गया कि पीडीए का जो फायदा मिल गया 2024 के चुनाव में, आगे चल के इसका फायदा मिल गया, क्योंकि जो सबड़ का वोट होता है वो आपको मिलता नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं, इस वजह से आप लोग नेता बना रहे हैं? ऐसा नहीं है, सबड़ वोट भी मिलता है समाजवादी पार्टी को, और क्षत्रिय वोट भी मिलता है, दलित वोट भी मिलता है, पिछड़ा भी मिलता है। समाजवादी पार्टी के साथ सारे लोग हैं। तो माफी क्यों नहीं मांग लेते रामजी लाल सुमन? नहीं, माफी तो इतिहास के पन्नों में जो लिखा है वो उन्होंने बोला है। रामजी लाल सुमन जी ने कोई लाइन नहीं लिखी है, जो इतिहास के पन्नों में लिखा है, जो दूरदर्शन पे दिखाया गया है, वो बात को बोले हैं वो। रामजी लाल सुमन ने जो इतिहास में जो लिखा है, इतिहास को पलटवा दीजिए, इतिहास की लाइनें बदलवा दीजिए। और जो ये कार्रवाई की करड़ी सेना ने, वहां तोड़फोड़ की, उसके बाद उत्तर प्रदेश में बुलडोजर पॉलिटिक्स भी होती है, हर जगह बुलडोजर पहुंच जाता है। ये बयान देने के बाद ये आपको नहीं लगता कि योगी जी का बुलडोजर आगरा भी पहुंच जाए? ऐसा नहीं लगता आपको? योगी जी का बुलडोजर सिर्फ पीडीए की तरफ ही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर है तो उसके घर पे बुलडोजर नहीं जाएगा, या फिर वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का चोला ओढ़ ले, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, तो बुलडोजर रुक जाता है। लाइन ऑर्डर उत्तर प्रदेश का मेंटेन है, नहीं मेंटेन है? कानून व्यवस्था देखिए, जाति धर्म को देखकर उत्तर प्रदेश में आज जो काम हो रहा, लेकिन एक उत्तर प्रदेश के मुखिया को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुखिया को पूरे प्रदेश में सभी समान उनकी नजर में होने चाहिए, सभी बराबर होने चाहिए। जाति धर्म को लेकर वो ऐसा काम कर रहे हैं तो गलत है। रामजी लाल सुमन के साथ पार्टी खड़ी, अध्यक्ष जी आपके चले गए, आपका पीडीए समाज भी खड़ा, आपके हिसाब से आप भी खड़े हैं? बिल्कुल, उनके बयान का समर्थन करते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का समर्थन है तो मेरा भी समर्थन है, हम लोग साथ में हैं।
अब आखिरी सवाल अंशु जी, इंटरव्यू खत्म करते हैं हम लोग जी। तिरवा विधानसभा की जो बात हो रही थी, अंशु पाल विधायक अगर बन जाएंगे तो आपने कहा ये करेंगे, जो काम अधूरे वो पूरे करेंगे, मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा समाजवादी पार्टी को लेकर, या लगता है मुकाबला थोड़ा टाइट रहेगा, अभी से कहना जल्दबाजी होगा? तिरवा विधानसभा की बात करें तो तिरवा विधानसभा के लोगों ने अंशु पाल को एक बेटा समझकर चुना है, और लोग साथ हैं, भरोसा और विश्वास और प्यार जो मिल रहा है, तो हम धन्यवाद देंगे उन सभी लोगों का जो मुझे इस काबिल समझते हैं। उन्हें ये उम्मीद भी है कि ये हमारे साथ अच्छा करेंगे और न्याय करेंगे। सभी जाति सभी धर्मों के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं, और जो हमारी भगवान रूपी जो तिरवा विधानसभा की जो जनता है, हम हमेशा साथ पहले भी थे, आज भी हैं, और जब तक जिंदा हैं तो हम अपने सभी सम्मानित जनता का, पूरे जनपद के लोगों का, कोई भी दल का हो, किसी भी समाज का हो, हम हमेशा उनके लिए खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। धन्यवाद अंशु जी। आपने साइकिल भी चलाई, 10-12 चक्कर हम लोगों ने इस मेडिकल कॉलेज में लगाए, मजा आ गया साइकिल चलाने के बाद, बात भी की खड़े होकर हम लोगों ने, बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू करने से, आपके साथ करने में मजा भी आया। कुछ ऐसे सवाल जो रह गए होंगे आगे हम लोग देखेंगे, आपसे चर्चा करेंगे, चुनाव में भी लंबा वक्त है। तो अंशु पाल हमारे साथ थे, तिरवा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संभावित हो सकते हैं, ऐसा हम लोग नहीं कहेंगे, तो इनकी पार्टी तय करेगी, लेकिन मजबूती से तैयारी कर रही है तिरवा विधानसभा से इनकी पार्टी भी और अंशु पाल भी, कि आगे आने वाले समय में जो 2027 का उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, तिरवा विधानसभा चुनाव जो लगातार दो चुनावों से समाजवादी पार्टी हार रही है, इसको जीतना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कन्नौज गढ़ हुआ करता था, उसी गढ़ में ये सीट आती है तिरवा विधानसभा की। तो अंशु पाल मेहनत कर रहे हैं, बहुत ताकत से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज इनसे विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की। आगे आने वाले एपिसोड में, संवाद की किसी अन्य एपिसोड में हमारे साथ कोई और मेहमान जुड़ेगा, उससे करेंगे विस्तार से चर्चा। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सप्ताह को दीजिए इजाजत, और देखते रहिए हमारे चैनल द खबरनामा को। यूट्यूब पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो नहीं किया फॉलो कीजिए। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सप्ताह को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।